टू बायोलॉजी सेंट्रल। मेरा नाम है विजय और आज हम पढ़ने वाले हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक अलोंग विद द डीएनए डबल हेलिकल मॉडल in 1953 in a scientific paper in the month of May, and it was proved by Michelson and Stahl. So Michelson and Stahl सबसे पहले इकोलाई पे काम कर रहे थे और उन्हें इस बात का आइडिया था कि इकोलाई की जो जनरेशन टाइम है वो 20 मिनट्स का होता है। फिर इसके बाद जब वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को प्रपोज किया था, देन दे सेड कि जो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं तो नाइट्रोजन भी है, जो नॉर्मल नाइट्रोजन है वो N14, बट मेसल्सन एंड स्टॉल ने यूज किया N15 विच इज हैवी आइसोटोप। मेसल्सन एंड स्टॉल ने ये एक्सपेरिमेंट 1958 में परफॉर्म किया था और प्रूव भी कर दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो मोड है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। बट इससे पहले कुछ कंजर्वेटिव और डिसरप्टिव थ्योरीज भी साइंटिस्ट के बीच में काफी फेमस थी, बट इस चीज को प्रूव करने के बाद में मेसल्सन एंड स्टॉल ने सब थ्योरीज को फेल करके सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन मॉडल को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी किया। ठीक है, तो अब आता है सेमी कंजर्वेटिव एक्चुअली होता क्या है। रेप्लिकेशन का मतलब है जब डीएनए एक पेरेंट डीएनए अपनी डॉटर डीएनए बनाता है, यानी एक डीएनए से दो कॉपीज बनती हैं, तो रेप्लिकेशन का मतलब है सिंपल एग्जैक्ट कॉपीज फॉर्मेशन। और सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है जब एक डीएनए जो भी प्रेजेंट है वो अपनी एक स्ट्रैंड को एक डीएनए की फॉर्मेशन के लिए और दूसरी स्ट्रैंड को दूसरी डीएनए की फॉर्मेशन के लिए एज ए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, और वो जो टेम्पलेट है डीएनए वो फाइनली सेम टू सेम एज द पेरेंट डीएनए फॉर्म हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे मेसल्सन एंड स्टॉल ने इस चीज को प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडर। ब्लेंडर मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और सीजियम क्लोराइड पे इन्होंने ये काम किया था। सीजियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग चीजों को एंटिटीज को स्टैक करने की कैपेबिलिटी कैरी करता है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं। तो मेसल्सन एंड स्टॉल जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, और प्रिपरेशन के टाइम पे उन्होंने न्यूट्रिएंट ब्रोथ लिया और न्यूट्रिएंट ब्रोथ के नाइट्रोजन सोर्स को उन्होंने N15 से चेंज कर दिया। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस तरह का उसको न्यूट्रिएंट मीडियम मिलता है वो उसी अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के सारे अपने सेलुलर स्ट्रक्चर के सारे ऑर्गेनेल्स में, प्रोटीन्स में, आरएनए, डीएनए में उन्हीं चीजों को इनकॉर्पोरेट कर देगा। 72 आवर्स तक ग्रो करने के बाद जब उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एट 50,000 आरपीएम उन्होंने रन किया तो उन्हें एक अकेला बैंड मिलता है विच वॉज द हैवीएस्ट बैंड, और जो प्रेजेंट था सबसे नीचे, अगर आप देख पाए यहाँ पे। सो दिस वॉज टोटली अंडरस्टूड कि जो ये बैंड है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में बन सकता है जब दोनों स्ट्रैंड्स N15 मीडियम के प्रेजेंट हों। और इसी तरीके से इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि एक पेरेंट डीएनए ऐसा जो हेट्रो कंडीशन में ना हो वो उन्होंने फॉर्म कर लिया। इसके बाद उन्होंने उन सेल्स को ट्रांसफर किया एक दूसरे न्यूट्रिएंट ब्रोथ पे जिसके अंदर अब की बार नाइट्रोजन सोर्स जो है वो नॉर्मल था और N14 था। उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। अब जैसे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया उन्होंने एक दूसरा न्यूट्रिएंट ब्रोथ बनाया है जिसके अंदर अब की बार नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो N14 कर दिया गया। और सबसे पहले जो N15 के ब्रोथ का एक सैंपल था उसके रिजल्ट को उन्होंने एज अ टेस्ट कंट्रोल एक साइड में रखा हुआ है और इससे कंपेयर करके वो देख रहे हैं कि बाकी जनरेशन्स के बाद कितना और क्या डिफरेंस मिलता है। तो दूसरे N14 के ब्रोथ से उन्होंने 20 मिनट के बाद और 40 मिनट के बाद दो सैंपल्स कलेक्ट किए, सैंपल बी एंड सैंपल सी, और फिर जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई गई तो उन्हें बी में मिलता है एक मीडियम बैंड और उन्हें सी के अंदर दो बैंड्स मिलते हैं, एक लाइट बैंड और एक दूसरा
मीडियम बैंड। इससे फाइनल रिजल्ट्स में वो इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो हैवी बैंड था उसके अंदर कोई भी N14 का मटेरियल N14 प्रेजेंट नहीं था, तो दोनों जो बैंड हैं वो N15 के, दोनों जो डीएनए हेलिक्स हैं वो N15 हैं। और दूसरी कंडीशन में जहां पर अब ये उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी था इसको इंटरप्रेट करना, दैट व्हाई द बी इज हैविंग मीडियम एंड व्हाई द सी इज हैविंग द मीडियम एंड लाइट बोथ। सो उन्होंने सबसे पहले एक पहली एक्सप्लेनेशन दी कि ए से बी की तरफ जब भी यानी N15 से जो इकोलाई N14 पे ट्रांसफर होते हैं वहां पर डीएनए सबसे पहले ओपन होता है, और ओपन होने के बाद में उसके साथ एक दूसरा बैंड बनता है उस चीज का जो भी मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा। अब N14 प्रेजेंट है तो N14 जो है वो ऐड हो जाता है और N14 N15 के दो बैंड्स बन जाते हैं। अगर कंजर्वेटिव कंडीशन में रेप्लिकेशन हो रही होती तो ये एक हैवी बैंड कभी भी यहां से गायब नहीं होता और उन्हें एक बैंड हैवी का और एक बैंड लाइट का मिलता। ठीक है, अभी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, ना तो लाइट का बैंड मिल रहा है और ना हैवी का बैंड मिल रहा है, उन्हें एक बैंड मिलता है सेंटर में मीडियम का। तो वो एक ही कंडीशन में बन सकता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ N15 एंड N14 जो इस अकेले डायग्राम से प्रूव होती है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी जनरेशन की तरफ, और दूसरी जनरेशन में दो बैंड मिलते हैं, मीडियम और लाइट। सो अब की बार फिर से जो डीएनए है वो अपने आप को ओपन करता है इनटू 2 strands of N15 and 2 strands of N14। ओके, सेम एज ये डीएनए जैसे ओपन हुआ है उसके बाद N14 मीडियम से इस पे स्ट्रैंड्स बनेंगी और दो N15 की बैंड्स के साथ N14 और N14 की बैंड्स के साथ भी N14 का बनेगा। सो जो N14 N15 का हाइब्रिड था उसने एक इंटरमीडिएट बैंड मीडियम बैंड दिया, और जो N14 का डीएनए था उसने लाइट बैंड प्रोवाइड किया, एंड हेंस इट वाज प्रूव्ड that the DNA replication is of semi-conservative type and rest of the theories were totally rejected. So this was me, Vijay Punia. I thank you all for watching the video till the end. Just like the video, subscribe, and make sure to check out more videos on the end screen. Thank you so much.